बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, टाइम हो गया क्लास का। Good evening, everybody. Good evening, good evening. गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब बात करते हैं टॉर्क का। और इसमें एक चीज अपने को क्लियर है कि किसी भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क होता है, किसी भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क होता है, दैट टॉर्क इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। किसी भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क होता है, दैट टॉर्क इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अगर हमको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर पता हो और अप्लाइड फोर्स अगर पता हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि ये जो टॉर्क है वो हमेशा पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और ये जो अप्लाइड टॉर्क है वो अप्लाइड फोर्स पर भी परपेंडिकुलर होता है, इसलिए टॉर्क और अप्लाइड फोर्स का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसी में एक दूसरा बात अगर करें कि किसी भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। और चूंकि यहाँ पर टॉर्क फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, इसीलिए हम बोलते हैं कि टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि किसी भी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के कारण अगर टॉर्क निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो सिंपली क्या होता है, अप्लाइड फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी में एक चीज और आप देखिए कि अगर हम किसी बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो इसी को बोलते हैं कपल। इसी को हम बोलते हैं कपल। और कपल के लगने के कारण, किसी बॉडी पर कपल के लगने के कारण, चूंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसलिए कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, नो ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन चूंकि कपल के कारण अगर हम किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लें, तो अगर ओ के अबाउट टॉर्क की बात करते हैं तो दोनों के कारण टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अपने आप म्यूट हो गया। तो किसी बॉडी पर
कपल के एक्ट होने के कारण एक टॉर्क लगता है, और इसी बात को हम लिखते हैं टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ड्यू टू कपल। एक चीज और है कि कपल के एक्ट होने के कारण जो जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बात को लिखते हैं टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल इज independent of the position of axis of rotation। मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क का कपल लें, टॉर्क का ये कपल का अगर टॉर्क लें, तो रिजल्टेंट टॉर्क हर एक्सिस के अबाउट सेम होता है। मतलब कि टॉर्क ड्यू टू कपल is independent of the position of the axis of rotation। और इसी में अगर हम एक चीज और बात करें कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, तो जैसे F इक्वल टू ma होता है, वैसे ही टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो अगर टॉर्क हम निकाल लें, तो नेचुरल है कि एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन को भी हम निकाल सकते हैं। जैसे F इक्वल टू ma अप्लाई करते हैं, वैसे ही टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी अप्लाई कर सकते हैं और करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे क्वेश्चन का।
और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लिए सब लोग? नहीं हुआ है अभी? क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए क्या कह रहा है। कहता है कि एक रॉड इस ढंग से है और सपोर्टेड है और यहाँ पर एक पुली है और इससे एक ब्लॉक अटैच। इसके मास को हम m कह देते हैं। इस रॉड का भी मास m है और लेंथ l है और पूछ रहा है कि the acceleration of the block just after release from this position। अगर इस अरेंजमेंट को इस जगह से छोड़ दें, रिलीज करें, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फोर्सेस का अगर बात करें तो mg नीचे है, यहाँ पर ये टेंशन T ऊपर है, यहाँ पर भी टेंशन T ऊपर है और ये सेंटर ऑफ रॉड है और इसका वेट स्मॉल mg नीचे है। जैसे ही इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो इस O के अबाउट ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा और ये नीचे आएगा। और अब अगर हम इक्वेशन लिख दें तो पहले ब्लॉक का इक्वेशन अगर लिखते हैं तो ब्लॉक का इक्वेशन सीधा सीधा हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू ma। और इस रॉड का अगर इक्वेशन लिखें तो इस पर नेट टॉर्क इस ढंग से अगर लगाएं तो नेट टॉर्क हो जाएगा TL माइनस mg and this perpendicular distance is L by 2। This is the resultant torque on the rod about the point O and this is equal to I alpha। और यहाँ पर लिख सकते हैं TL माइनस mg L by 2 और इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज ml स्क्वायर बाय 3। और यहाँ पर आप देखिए ये अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा एल होगा और वही ये ए भी होगा। इसलिए अल्फा को लिख सकते हैं ए अपॉन एल, एल हटा सकते हैं एंड दिस इज टी माइनस mg बाई 2 इक्वल टू ma बाई 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। और अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दें तो नेचुरल है कि अपने को एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ जाएगा। और यहाँ पर देख के ही लगता है कि ऐड कर देते हैं 1 and 2 को, और 1 and 2 को अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा mg माइनस mg बाई 2 इक्वल टू ma प्लस ma बाई 3 और ये हो जाएगा mg बाई 2 इक्वल टू 4 ma बाई 3। इसलिए a इक्वल टू 3g बाई 8 एंड दिस आंसर।
A इक्वल टू 3G/8, यही तो आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक रॉड है जो 2 स्ट्रिंग से इस ढंग से सस्पेंडेड है, और इसके मास को हम m कह देते हैं, लेंथ को l कह देते हैं, इस एंड ऑफ रॉड को a, इसको b कह दीजिए, और सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ रॉड को C कह देते हैं। इसका वेट mg नीचे है, और ऑब्वियस है यहां भी टेंशन है, यहां भी टेंशन। क्वेश्चन में कहता है कि इस स्थिति में जब तक है तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन अब ये जो स्ट्रिंग है इसको कट कर दिया जाता है। जैसे ही कट कीजिएगा तो ये सेंटर ऑफ मास नीचे के तरफ आने लगा, और इसके एक्सेलरेशन को अगर a कहें तो रॉड को, अगर हम रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएं तो वेट mg नीचे है, टेंशन यहां पर ये T है, मास m है, और एक्सेलरेशन a है। इसलिए इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज mg माइनस T इक्वल टू ma। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बात एक चीज ये है कि अगर हम इसके अबाउट रोटेशन का बात करें तो यहां पर ये स्ट्रिंग तो कट ही हो गया है, और ये सेंटर के अबाउट इस ढंग से जो टॉर्क लगेगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा T इंटू L/2, और इस सेंटर के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो ml² इंटू अल्फा, और इसी को लिख सकते हैं T इक्वल टू ml अल्फा/6। लेकिन बात एक और भी है, और वो ये है कि अगर हम यहाँ पर इस एंड के विषय में सोचें तो इसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ αL/2 है, और ट्रांसलेटरी मोशन को अगर कंसीडर करें उसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन नीचे के तरफ है। पॉइंट ए के पास दो एक्सेलरेशन है, रोटेशनल मोशन के हिसाब से αL/2 ऊपर के तरफ, और ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन ए नीचे के तरफ। लेकिन ये पॉइंट तो स्ट्रिंग से अटैच, तो ना तो ये ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, और ये हो जाएगा a इक्वल टू αL/2, और इसीलिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ma/3। अब 2 इक्वेशन है, और इसको देख के ही लग रहा है कि क्यों ना ऐड कर दिया जाए, और अगर ऐड करते हैं फ्रॉम 1 and 2 तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू, और t का वैल्यू तो रख ही दिए, -ma/3 इज इक्वल टू ma, और ये हो जाएगा 3g/4 इज इक्वल टू a। अब ये तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ, और अगर इसका वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो नेचुरल है कि हमको मिल जाएगा कि व्हाट विल बी द टेंशन। इसलिए T इक्वल टू mg माइनस 3mg/4
एंड दिस इज mg/4। और इसी में अगर इस एंड के एक्सेलरेशन का बात करें तो एंड बी के पास भी दो एक्सेलरेशन है, एक ट्रांसलेटरी मोशन का एक्सेलरेशन और दूसरा सेंटर के अबाउट घूम रहा है, और वो एक्सेलरेशन है अल्फा l/2। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी ए प्लस अल्फा l/2, और अल्फा l/2 ऑलरेडी ए है तो ये 2a हो गया, एंड दिस इज 3g/2। इस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन 0, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए, लेकिन इस एंड के पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है दिस इज 3g/4। और पूछा क्या क्या है, पूछा है कि immediately after right string what is the initial acceleration of the free end of the rod। फ्री एंड ये है तो ये पहला पार्ट है। उसके बाद पूछा है कि ऑफ द मिडिल ऑफ द रॉड, ये तो ए निकाल चुके हैं। और तीसरा डिटरमाइन द टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग। 3g/2 ही तो लिखा, अच्छा 3g। यही तो तीनों पार्ट है क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। स्ट्रेस इन द रॉड, ये कहाँ पूछा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज, यही तो पूछा है। अरे तो स्ट्रेस यहाँ पर कोई, अब आप यहाँ पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर जस्ट आफ्टर द रिलीज, इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज इसका कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट आफ्टर द रिलीज जब नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या अलोंग द लेंथ जब फोर्स नहीं लगेगा तो फिर स्ट्रेस का बात कहाँ से सोचते हैं?
P equal to mg minus mg by 4 equal to mg by 4। ma का a का वैल्यू बैठा दो ना भाई। अरे तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड तो नीचे आ रहा है ना, तो वो नीचे तो मूव करेगा ना भाई। जो नोट कर लिए हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है उसको ध्यान से थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक इनक्लाइंड सरफेस है जिसका हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लिनेशन थीटा है और यहाँ पर एक स्फीयर है इस ढंग से, और कहता है कि ये ऑब्स्टेकल का, इसके सामने ये जो ऑब्स्टेकल है उस ऑब्स्टेकल का क्या हाइट हो, मतलब ये h पूछ रहा है, जिससे कि मिनिमम क्या हाइट हो जिससे कि ये स्फीयर इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, मतलब कि ये स्फीयर इस ऑब्स्टेकल के ऊपर ना चढ़ जाए। क्वेश्चन यही है, बता सकते हैं कोई कि क्या कंडीशन होना चाहिए? तो एक बात आप देखिए कि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अगर ये सेंटर ऑफ द स्फीयर इस ढंग से है तो यहां पर ये नॉर्मल फोर्स लगेगा और वेट mg लगेगा, यही तो है। अब अगर मान लीजिए कि ये ऑब्स्टेकल इस ध्यान से समझिएगा, अगर ये ऑब्स्टेकल इस साइज का होता तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो उस कंडीशन में इस mg का इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट नेट टॉर्क होता और नेट टॉर्क होने के कारण ये स्फीयर इस ऑब्स्टेकल के ऊपर चढ़ करके नीचे आ जाता। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये ऑब्स्टेकल अगर इतना हाइट का होता तो नेचुरल है
कि इस कंडीशन में mg का टॉर्क इसके अबाउट तो उल्टा ही है, तो ये इसके ऊपर तो ऐसे भी नहीं चढ़ पाए। तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए जिससे कि ये स्फीयर इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। तो ऐसे स्थिति में जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस वेट है दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और अगर इस पॉइंट से पास होगा तो नेट टॉर्क ऑन द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीरो होगा, क्योंकि ये तो जस्ट ऊपर उठने की स्थिति में होगा, तो नॉर्मल का टॉर्क तो ऐसे भी जीरो होगा। तो ऐसे स्थिति में ये हाइट अगर ये है तो इसको हम पीछे के तरफ बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल थीटा हुआ। और ये पूरा आर है और ये आर कॉस थीटा है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और हालांकि ये आप सेंटर ऑफ मास में भी इस ढंग का चीज पढ़े होंगे, हालांकि हम इसको तो बता रहे हैं बहुत साल से, लेकिन इस साल भी, इसी साल एक्चुअली IIT एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग था, लेकिन यही चीज अप्लाई करना था, आंसर भी यही, और सिर्फ वही टॉपलिंग वाला जो स्थिति है उस हिसाब से सोचना था। नोट कर लीजिए। हो गया। अरे भाई गरिमा, सीधा सोचो ना, वेट अगर यहाँ से पास करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। और चूंकि जस्ट ऊपर उठने की स्थिति में तो नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही जीरो होगा, लेकिन अगर मान लो कि ये वेट यहाँ से पास करता तो नेचुरल है कि तब भी तो उस कंडीशन में इसके अबाउट इस पर एक टॉर्क लगता, अगर मान लो इस ढंग से अगर होता तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क लगता, अगर यहाँ पर ऐसे होता तो फिर तो उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगता। तो इसीलिए मिनिमम हाइट इतना जरूर होना चाहिए जिससे कि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे, जिसके कारण कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इस पर टॉर्क क्या हो, जीरो हो, तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं, और ये क्या होता है कि किसी भी मूविंग बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया गया है, दिस इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, और इसी को मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोलते हैं तो दिस इज पी एच, जिसमें कि पी है लीनियर मोमेंटम और एच है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एंगुलर मोमेंटम चूंकि लीनियर मोमेंटम और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोल देंगे, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हो, तो ऐसे स्थिति में जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। और इसी में तीसरा बात ये भी बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी है। और अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको मिलता है dl बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। मतलब किसी भी रोटेटिंग बॉडी का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, that change in linear momentum is equal to the applied torque। और इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं dl वेक्टर इक्वल टू वेक्टर टाउ dt। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो डेल्टा एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रल टाउ dt। और इसी को बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। तो ये जो एंगुलर इम्पल्स है, ये एंगुलर इम्पल्स बेसिकली चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, जो कि टाउ डी टी के बराबर होता है। और इसी को जे एच भी बोलते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट करते हैं तो उसको मोमेंट बोलते हैं। इसलिए एंगुलर इम्पल्स को बोल सकते हैं एंगुलर इम्पल्स इज द मोमेंट ऑफ इम्पल्स, इज द मोमेंट ऑफ इम्पल्स। तो नेचुरल है कि अगर हम इसी में एक चीज और कहें कि अगर मान लीजिए किसी रोटेटिंग सिस्टम पर हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं तो dl बाई डी टी इक्वल टू 0। इसलिए एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब फिर से हम बोल रहे हैं कि किसी भी रोटेटिंग सिस्टम पर अगर किसी एक्सिस के अबाउट टोटल टॉर्क 0 हो तो उस एक्सिस के अबाउट उस रोटेटिंग सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसी को कह सकते हैं एम वी आर इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर दो स्थिति में हमको रिजिड बॉडी है तो ऑब्वियस है आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी कारण से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। और इसी में एक चीज और भी है, और वो है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसीलिए यहाँ पर हम पावर भी लिख सकते हैं, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होता है, रोटेशनल मोशन में टाउ ओमेगा इज द पावर ऑफ द रोटेटिंग सिस्टम एंड वर्क डन इन रोटेशनल मोशन इज इंटीग्रल टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। इसको नोट कर लीजिए, इस पर फिर बात करते हैं क्वेश्चन का।
हो गया। हो गया ना? नहीं हुआ है, जल्दी करो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 नहीं, 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पर एक डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है और ये फिक्स्ड है, और इससे स्ट्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है और इस ब्लॉक का मास m है। और ये जो डिस्क है इसका रेडियस तो r है, लेकिन मास स्मॉल m है, और कहता है कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जब स्ट्रिंग लूज है। तो क्वेश्चन में कहता है कि जब स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा, जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, तो उस समय पर इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा। तो एक बात क्लियर है कि जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगा, मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v डैश हो जाता है। जैसे ही वेलोसिटी v डैश होगा, ये स्ट्रिंग टेंशन में आ जाएगा, और जब ये स्ट्रिंग टेंशन में आएगा, इस ढंग से टेंशन लगेगा, तो यहाँ पर भी टेंशन लगेगा। ये पूरा डिस्क तो आगे बढ़ जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये डिस्क फिक्स्ड है, तो इस डिस्क पर इस ढंग से ये सपोर्ट फोर्स लगाएगा। यही तो है।
अगर हम इस पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को ओके अबाउट सोचें, तो स्ट्रिंग लूज हो या स्ट्रिंग टेंशन में आए, तो इस दोनों टेंशन का ओके अबाउट टॉर्क 0 है और ओके अबाउट इस नॉर्मल फोर्स का भी टॉर्क 0 है। इसका मतलब है कि अगर ये स्ट्रिंग टेंशन में आ भी गया तो इस ओ के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम है वो 0 है। और चूंकि ओ के अबाउट टोटल टॉर्क 0 है, इसलिए इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व रहेगा? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। तो यहां पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, द टोटल टॉर्क द टोटल टॉर्क acting on the system about O remains, total torque acting on the system about O is 0, hence एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली ये डिस्क तो रेस्ट में था, तो सिर्फ इस ब्लॉक का मोशन था, एंड दिस इज द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम वी आर। बाद में जैसे स्ट्रिंग टेंशन में आएगा तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी भी है, तो दिस इज लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम का बात करते हैं इस ब्लॉक का, तो ये हो जाएगा एम वी डैश आर। और जैसे स्ट्रिंग टेंशन में आएगा तो ये डिस्क भी इसके अबाउट घूमने लगेगा, एंड दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा। और ध्यान दीजिए, इसके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के घूमने के कारण यहाँ जो वेलोसिटी होगा लीनियर वेलोसिटी, वही वेलोसिटी वी डैश होगा। मतलब वी डैश इक्वल टू ओमेगा आर। और अब अगर लिखें तो एम वी आर तो चलो ठीक है, एम वी डैश आर भी ठीक है। डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 और ओमेगा इज वी डैश बाय आर। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं दिस इज एम वी आर इज इक्वल टू 3/2 एम वी डैश आर। इसलिए वी डैश इक्वल टू 2v/3 एंड दिस इज आंसर। इसी में बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक इस ढंग से पाइप है और इससे स्ट्रिंग पास हो रहा है, और ये स्ट्रिंग से एक पार्टिकल अटैच है और वो इस ढंग से घूम रहा है। बात समझ में आ रही है कैसे है? ये ऐसे है कि एक, ये मान लीजिए पाइप है, इस पाइप से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है और पार्टिकल यहाँ पर अटैच है, ये घूम रहा है। अगर स्ट्रिंग को नीचे के तरफ खींचें तो इसका रेडियस कम होने लगेगा, और रेडियस कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स लगा भी रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क 0 है।
इसलिए इस एक्सिस के अबाउट इस रोटेटिंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और यहाँ पर कह रहा है कि पहले मान लीजिए यहाँ पर ω1 है, रेडियस r1 है, बाद में मान लीजिए रेडियस r2 हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी ω2 हो जाता है। तो एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, mv1r1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इक्वल टू mv2r2। और यहाँ पर v1r1 इक्वल टू v2r2। और इसमें जो दिया हुआ है उसको देखिए, क्या क्या दिया है। पॉइंट मास m स्टार्ट, the point mass is being rotated in horizontal circle of radius r1 with speed this। तो पहले r1 दिया हुआ है और v1 भी दिया हुआ है, और बाद में इसका रेडियस r2 दिया हुआ है और v2 पूछ रहा है। तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा v1r1 बाय r2। v1 है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, r1 है 2/8, 8 मीटर पर सेकेंड बाद में हो गया। इवन अगर ω2 भी लिखना चाहते हैं तो ये v2/r2 और ये हो जाएगा 8/1, मतलब 8 रेडियन पर सेकेंड। एनर्जी भी लिख सकते हैं k1 इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या k2 भी लिख सकते हैं हाफ mv2 स्क्वायर। इस ढंग से आप चीजों को लिख सकते हैं। 6 में ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr, लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाद में जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो ये v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये mv-r, और साथ साथ में ये घूमने भी लगा है, तो इसका इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ω के बराबर वही v' होगा। वैल्यू रख दी और तो कुछ किए नहीं। और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क क्या है, 0। यही तो बात है।